हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? तो येस, वी आर लकी। क्यों? क्योंकि इनके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की वजह से ही, जैसे ह्यूमंस करते हैं, हमें मिलता है एंड प्रोडक्ट दैट इज़ फ्रूट। ठीक है, जिसे हम लोग खाते हैं। अब इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? सेंट्स बना के या परफ्यूम बना के। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारे सिर्फ ओल सेल्फिशनेस के लिए नहीं है। हम इसमें क्या देखेंगे? इसका मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस हम देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर क्या है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म वो फ्लावर जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरेबल। ठीक है, तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। मतलब फ्लावर्स जो हैं वो एस्थेटिक दिखाने के लिए भी काम में आते हैं, ऑर्नामेंटल में भी, सोशल, रिलीजियस। ठीक है, तो इन सारे काम में फ्लावर्स जो है वो काम में आते हैं। ठीक है, और साथ ही में फ्लावर्स जो हैं वो ह्यूमन की फीलिंग्स दिखाने के लिए भी काम आते हैं, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग या एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं फ्लावर्स के लिए जो नॉर्मल लोगों को लगता है, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है। ठीक है, और क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिससे हमें आगे फ्रूट्स मिलते हैं। तो अब हम लोग लेटरल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो नॉर्मली अगर तुम लोग किसी फ्लावर को देखते हो तो तुम्हें उसमें क्या क्या दिखता है? एक दिखता है तुम्हें ग्रीन पार्ट, ठीक है, और एक दिखता है तुम्हें कलरफुल पार्ट। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं? सैपल बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट होता है, और जो कलरफुल होता है हम उसको क्या बोलते हैं? पेटल्स। कहते हैं ना फ्लावर के पेटल्स। ठीक है, और जो ग्रीन पार्ट है हम उसे बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया बाहर का एरिया। अब इसमें क्या होता है? फ्लावर के अंदर दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, डेट इज़ फीमेल एंड मेल पार्ट। ठीक है, तो फीमेल का कौन सा पार्ट है? ये पूरा फीमेल पार्ट है, और बाकी का जो तुम्हें दिख रहा है ये सारा क्या है? मेल पार्ट है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, जो ये सबसे ऊपर दिख रहा है, अभी हम फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल, या आप कार्पल भी बोल सकते हो। तो जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है हम इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये जो बीच में एक स्टॉक है हम इसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल। और जो नीचे वाला पार्ट है जो कि एक बल्ज्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये है फीमेल पार्ट। आप ऐसे भी रख सकते हो, जैसे गर्ल्स के अंदर ज़्यादा स्टाइल होती है, वो स्टाइलिश होती हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी किसका पार्ट है? फीमेल पार्ट है। ठीक है, जिसको हम पिस्टिल या फिर कार्पल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेल पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, तो स्टेमेन क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम स्टेमेन बोलते हैं, ये पूरा एरिया। तो ये जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं हम इसको? एंथर बोलते हैं। और ये जो नीचे पार्ट है, ये राउंड वाला, ठीक है, तो इस स्टॉक को हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें कुछ भी मुश्किल था? ये सब वही है जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम आगे जाके इसके कुछ अलग से नाम भी देखेंगे। ठीक है, कि हम लोग सेपल को क्या बोलते हैं, पेटल को क्या बोलते हैं, और वो भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले वाले जो भी सीन है वो हम अब देखते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब फ्लावर्स धीरे धीरे मैच्योर होते हैं तो उनके अंदर सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग दिखते हैं। मतलब एक मैच्योरिटी पे आने के बाद जो फ्लावर होता है उसके अंदर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा चल रहा है जैसे ह्यूमंस में होता है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सेम इसमें भी चल रहा है। सो इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर दी फ्लोरल बर्ड्स। मतलब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर किस तरीके से बड़ा हो रहा है, यानी कि फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है। तो सबसे पहले क्या होता है? फ्लोरल बर्ड होता है, यानी कि ये सारे पेटल्स हैं और उसके ऊपर एक ग्रीन कवरिंग होती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फ्लावर बर्ड। उसके बाद बन जाता है फ्लावर। ठीक है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है एंड्रोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वो
डिनोट करते हैं। और सेकंड आ जाता है गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंडोशियम कंसिस्ट रोल ऑफ स्टेमिन्स, यानी कि हमने स्टेमिन देखा था कैसा होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टेमिन। ठीक है, तो जब इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं तो हम उसको एंडोशियम बोल देते हैं। और गाइनोशियम क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो यानी हम उसको पिस्टिल या कार्पल भी बोलते थे। तो जब हम उसके रोल्स को बहुत सारे हो जाते हैं तो हम उसे बोल देते हैं गाइनोशियम। अब कैसे याद रखें कौन सा मेल पार्ट है कौन सा फीमेल पार्ट है, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मेल्स के अंदर एंड्रोजन होते हैं। ठीक है, एक हार्मोन होता है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि एंड्रोशियम हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फीमेल्स होती है वो काफ़ी सीधी सादी होती है, एकदम गाय जैसी, तो फीमेल्स का क्या है, गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। तो स्टेमिन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टेमिन के अंदर ही होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के पर्पस से। तो सबसे पहले देखो जो फिगर है नीचे अभी मैं दिखाऊंगी, शो द पार्ट। तो देखो फिगर 2.2a जो कि अभी आपको शो होगा, शोज़ दी टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमिन। स्टेमिन अभी हमने देखा था क्या होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, इन्होंने बताया। एक होता है लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, जो कि स्टेराइल होता है, जो कि रिप्रोडक्शन में कोई भी काम नहीं करता, बस ये एंथर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। लॉन्ग होता है और सिलेंडर टाइप का होता है। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड दी एंथर। और सेकंड पार्ट क्या होता है, एंथर होता है, जो कि बाइलोब्ड होता है। अब बाइलोब्ड का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से देखो, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, तो ये क्या हो गया, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। देखो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब ये जो ये नीचे वाला एंड है, ये किससे अटैच होता है, या तो ये थैलेमस से अटैच होता है या फिर ये पेटल के पार्ट से अटैच होता है। थैलेमस वही पार्ट है जो ओवरी के बाहर था ना, उस पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं, जो कि सपोर्ट देता है फिलामेंट को। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन्स आर वेरिएबल, मतलब जो नंबर है किसका, स्टेमिन का, या फिर उसकी लेंथ है, वो वेरिएबल होती है, यानी कि हर इंसान जैसे अलग अलग होते हैं ऐसी इसका भी साइज़ वगैरह सब अलग अलग है, बहुत ही डिफरेंट होता है। इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज यू वर टू कलेक्ट a stamen and each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। मतलब जब तुम लोग 10 अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स लोगे और फिर जब तुम उसको कलेक्ट करके रखोगे तो तुम देखोगे कि कितने अलग अलग स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें वही बता रहे हैं कि वेरिएशन तुम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप में भी देखोगे ना तो तुम्हें बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ओके, सो ये स्ट्रक्चर किसका है, स्टेमिन का ये स्ट्रक्चर है। तो चलो देखो, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया एंथर और ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, और इसका ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये थैलेमस या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से जुड़ा हुआ होता है। अब देखो इसको हमने कट करके दिखाया है कि अब ये कैसा लगता है। तो सबसे पहले ये जो ये अंदर दिख रहे हैं रेड रेड कलर के, ये हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जो अभी हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है, और ये जिसके अंदर बन रहे हैं वो है पोलन सेक। ठीक है, और लाइन ऑफ डिहाइसेंस भी इसके बीच में है। ठीक है, ओके, सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, मतलब जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब्स होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, विद ईच लोब हैविंग 2 थीकास, यानी कि हर लोब के अंदर 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं। थीका यानी कि 2 जगह है जो हर एक लोब के अंदर प्रेजेंट होती है, जिस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, डाइथीकस। देखो 2 लोब प्रेजेंट है तो हम इसको बाइलोब्ड बोलेंगे, लेकिन अब उन 2 लोब्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, 2 थीकास प्रेजेंट है। हम ये नहीं देखते कि टोटल उसमें 4 थीका होंगे, नहीं, हम देख रहे हैं एक लोब के अंदर 2 थीका होंगे, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, डाइथीकस हम इसको बोल देंगे। ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीकास। अब जो थीका है 2 थीकास है, मतलब टोटल 4 थीकास है, लेकिन उन थीकास को सेपरेट करने के लिए उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबी ग्रूव रन कर रही है। ठीक है, जो कि सेपरेट करती है थीका को। साथ ही में हम क्या देख रहे हैं कि जो एंथर है वो 4 साइडेड होता है, यानी कि उसमें कितनी साइड्स होती है, 4 साइडेड होती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, टेट्रागोनल हम इसको नाम दे रहे हैं, यानी कि एंथर क्या है, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी हम उसको बोलते हैं, जो कि जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, जो कि कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो 4 इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ठीक है, 2 इन ईच लोब, 2 लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो अभी हमें इसमें क्या देखना है पूरा कि कौन कौन से हमें नाम मिले।
एंथर के हमें कौन कौन से नाम मिले, तो उसको याद रखना है। सबसे पहले हमने एंथर को देखा कि वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, फिर हमने देखा वो डायथीकस भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर दो दो थीका होते हैं हर एक लोब के अंदर। फिर हमने देखा हम उसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो हमने इस हिसाब से इसके पूरे 3 नाम देख लिए, एक बाइलोब, एक डायथीकस और एक टेट्रागोनल। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। अब मैंने बोला क्या कि इसमें ये क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके डेवलप होकर क्या बनाता है, पोलन सेक बन जाता है, जिसके अंदर पैक्ड होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, यानी कि वो आगे जाके मैच्योर होके क्या बन जाता है, पोलन सेक, और उसके अंदर क्या पैक्ड होते हैं, पोलन ग्रेन्स पैक्ड होते हैं। इसको याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कि हम इतनी देर से माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, अब हम उसका स्ट्रक्चर तो देख ले। तो ये कैसा दिखता है, सर्कुलर इन आउटलाइन, मतलब ये हमें कैसा दिखता है, सर्कल शेप का दिखता है, स्फेरिकल शेप का हमें दिखता है। तो सर्कुलर आउटलाइन हमें ये शो होता है, और इसके बाहर कितनी 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो 4 वॉल्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। तो 4 लेयर्स कौन सी हैं, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड फोर्थ इज टेपेटम। तो ये कौन कौन सी लेयर्स हैं, इनका वर्क क्या है, अब हम वो देखते हैं। जो आउटर 3 वॉल्स है यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, तो इन तीनों का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन, जो अंदर पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये क्या है उसका पोलन सेक है, और उसके बाहर जितनी ये लेयर्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो आउटर लेयर है तीनों, जो कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर जो है, ये परफॉर्म करती हैं प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस का काम, कि जब एंथर जो है वो डिहाइसेंस हो यानी कि फटे और उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकले, तो ये उसका काम करती है और प्रोटेक्ट करती है अंदर जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उसको, ठीक है। तो आउटर 3 लेयर्स का क्या काम हुआ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज़ द टेपेटम। हमने देखी थी ना 4, एक है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। मैं ये नेम बार बार इसलिए ले रही हूँ ताकि तुम लोगों को जल्दी से याद हो जाए। तो अब जो टेपेटम जो वॉल है, तो इसका काम क्या होता है, नरिश करना। अब किसको नरिश करेगी, ये जो अंदर पोलन ग्रेन जो है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, उसको ये नरिश करती है, ठीक है, मतलब उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब जो सेल्स होते हैं टेपेटम के, यानी टेपेटम लेयर के जो सेल्स होते हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म से होते हैं, ठीक है, पोजेसेस विद डेंस साइटोप्लाज्म, यानी कि इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और जनरली इनके पास क्या होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस मतलब हमें ऐसा नहीं लगता न्यूक्लियस है यानी कि ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा तभी तो ये जो और लोगों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इससे याद रखना कि इनका मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म में इनके सेल्स होते हैं। When the anther is young, मतलब जब एंथर यंग होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स, मतलब बहुत सारे होमोजीनस सेल्स होते हैं, यानी एक जैसे सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज़ हम लोग बोलते हैं। सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनता है ना, ठीक है। तो होमोजीनस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, मतलब कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो उन चारों के बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ना, वही आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाता है। तो अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, हमेशा ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा 101%। तो अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। देखो माइक्रो हम वर्ड यूज़ करेंगे मेल के लिए एंड मेगा हम लोग यूज़ करेंगे फीमेल के लिए, और जेनेसिस का मतलब कुछ बनना। माइक्रोस्पोरो यानी कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन अब हम देखेंगे। एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यूज़, मतलब जो स्पोरोजीनस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मायोटिक डिवीज़न के अंदर जाते हैं, यानी कि मियोसिस करते हैं, और फॉर्म क्या कर देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड वो फॉर्म करते हैं। अब बताओ प्लॉइडी क्या होगी सेल्स ऑफ द टेट्राड की। मतलब देखो अभी हम इस क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, पहले देखते हैं कि मायोसिस करके उन्होंने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया। अब कैसे वो देखो, तो देखो जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, ठीक है, तो इसके एक सेल ने क्या करा, मियोसिस करा, और मियोसिस करके इसने एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया, यानी कि 4 होंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर कितने होंगे, 4 होंगे। तो अब हमें उसके प्लॉइडी बतानी है। प्लॉइडी यानी कि वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। तो देखो जब भी कोई भी सेल जो कि चाहे वो डिप्लॉइड ही क्यों ना हो, अगर वो मियोसिस करता है तो वो क्या बन जाता है, हैप्लॉइड बन जाता है, यानी कि
सेल तो क्या था, डिप्लॉइड था, लेकिन अब जो टेट्राड बना वो हैप्लॉइड होगा। हम लोग क्या देख रहे थे, वॉल्स देख रहे थे ना, तो अब हम उसका डायग्राम देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम्स में ये आ सकता है। तो देखो ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि ट्रांसफर सेक्शन है एंथर का। ठीक है, तो ये जो अंदर है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिव है। अब हम इसकी वॉल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इनर मोस्ट है वो क्या है, टिपिटम है, आपको दिख भी रही होगी, ये इसका जॉइंट है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज़ है, और सबसे बाहर वाली क्या है, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, और फिर टिपिटम। और टिपिटम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज़ इसमें प्रेजेंट है। अगर आपको और क्लियरली देखना है तो ये रहा पूरा डायग्राम, आप इसको भी देख सकते हो। सो as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर के जितने भी सेल प्रेजेंट है वो सब सेल्स जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो अभी हमने देखा कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए वो कैपेबल होते हैं। तो हम उन हर सेल को क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल पोलन, कि उसके अंदर पोटेंशियल है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की, या हम उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक माँ जन्म देती है। तो ऐसे ही क्या है, वो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की मदर। ठीक है, तो हम उसको पोटेंशियल पोलन बोल सकते हैं, या हम उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, जिसको हम एमएमसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कि प्रोसेस, किसका प्रोसेस, माइक्रोस्पोर बनाने का, किससे, पीएमसी से, पोलन मदर सेल, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम बोलते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, माइक्रोस्पोर बनाने का प्रोसेस किससे, पोलन मदर सेल से क्या करके, मियोसिस करके, उसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो कि मोस्टली पेपर में आती है। ठीक है, अब हमने क्या बनाया, ये नहीं है कि डायरेक्टली मियोसिस करा और क्या बन गया, माइक्रोस्पोर बन गया, नहीं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं जब वो फॉर्म होते हैं तो वो अरेंज हो जाते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में, यानी कि 4 सेल्स जो हैं वो आपस में से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हर सेल जो है वो 4 सेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, यानी कि ये सब क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेते हैं। और फिर जब एंथर आगे जाके मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो क्या होते हैं, ये सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फिर क्या डेवलप करते हैं, 4 पोलन ग्रेन्स को ये डेवलप करते हैं। ठीक है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिलीज होते हैं जब डिहाइसेंस होता है एंथर का। तो एक सेल से हमारे पास बन गए 4 पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक सेल से 1 पोलन ग्रेन बना या 4 पोलन ग्रेन बने। ठीक है, तो एक सेल से कितने, 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी होते हैं। तो बोला है अगर तुम टच करोगे अलग अलग टाइप्स के एंथर को, ठीक है, जैसे तुमने हिबिस्कस का टच करा तो तुम्हारे फिंगर्स पे क्या है कि येलोइश पाउडर जो है वो टच हो जाएगा, यानी कि वो चिपक जाएगा तुम्हारे हाथ पे। फिर तुम अगर उसको स्प्रिंकल करके माइक्रोस्पोर में देखते हो तो तुम्हें बहुत ही अलग सा स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिखेंगे। और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हें एक ही टाइप का स्ट्रक्चर दिखे, अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। तो हर किसी का साइज, शेप, कलर सब कुछ अलग अलग होता है। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो कि अलग अलग पोलन ग्रेन्स को शो कर रही हैं, तो देखो सब के सब कितने ज़्यादा अलग अलग दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की। तो पोलन ग्रेन जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम था वो सर्कुलर इन आउटलाइन था, तो ऐसे ही पोलन ग्रेन्स जो है वो भी स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, और हम अगर इसको मेज़र करें तो इसका डायमीटर जो होता है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स तक का होता है। ठीक है, और इसके पास 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब वो 2 लेयर कौन सी हैं, फर्स्ट इज़ एक्साइन एंड सेकेंड इज़ इंटाइन। तो जो एक्साइन होती है, जो कि नाम से भी पता चल रहा है, एक्जीन यानी कि हार्ड एंड आउटर लेयर, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और ये क्या होती है, हार्ड होती है। अब ये हार्ड क्यों होती है, ये स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी हुई होती है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कलाई के साथ भी विदस्टैंड यानी कि खड़ा हो सकता है, मतलब कि कोई भी इसे
तोड़ नहीं सकता, ठीक है। नो एंजाइम डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन, यानी कि कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। और इस लेयर पे एक्जीन के ऊपर क्या होता है, एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। अब देखो, हमने आउटर लेयर की इतनी तारीफ़ें कर दी कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता, ठीक है, वो किसी भी टेम्परेचर में, एसिड में, एल्कलाई में, वो हर जगह विदस्टैंड कर सकती है। तो अब कुछ खराबी भी तो होगी, 100% तो कोई भी अच्छा नहीं होता। तो इस पर क्या होता है, एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होती है, ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है। साथ ही में हम पोलन ग्रेन्स को इसकी वजह से ही फॉसिल्स के रूप में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर क्या है, एक्जीन वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम इसको फॉसिल्स के रूप में भी रख सकते हैं। बिकॉज ऑफ एक्जीन ये क्या करता है, एक फैसिनेटिंग एरे को शो करता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे पैटर्न्स हमें शो होते हैं। अब देखो, हमसे ये पूछ सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स इतने ज़्यादा हार्ड क्यों होते हैं। तो हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्पोरोपोलिन से उसकी आउटर लेयर होती है, दैट्स वाई, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ जर्म पोर भी पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, सही सलामत कॉन्टिन्यूस लेयर चल रही थी, तो अब उधर जर्म पोर आने की क्या ही ज़रूरत थी, ठीक है। तो जर्म पोर क्यों होती है वो हम फंक्शन आगे देखेंगे। बेसिकली क्यों होती है, वो ट्यूब फॉर्मेशन के लिए भी वो होती है, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। अब हमने एक्जीन यानी कि आउटर लेयर पढ़ ली, अब हम इनर वॉल देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। इनर वॉल इज़ इन एंड आउटर वॉल इज़ एक्स, ठीक है। तो अब ये क्या होती है, ये एक थिन वॉल होती है जो कि कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, इधर कोई जर्म पोर प्रेजेंट नहीं होता। और ये किससे बनी हुई होती है, जैसे वो स्पोरोपोलिन से बनी थी, ऐसी ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि साइटोप्लाज्म के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन्स जो है वो आगे जाके मैच्योर होते हैं, तो उनके अंदर दो सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड इज जनरेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल है, नाम से भी लग रहा है ना कितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर होता है, और वेजिटेटिव नाम है भाई, तो अबंडेंट फूड रिजर्व करता है, यानी कि उसमें बहुत सारा खाना होता है, और लार्ज इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि हम उसकी शेप को नहीं बता सकते भाई कैसी है, तो इर्रेगुलर शेप का बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वही दूसरी तरफ जो जनरेटिव सेल है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, और फ्लोट कहाँ करता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है। और कौन सी शेप का होता है, स्पिंडल शेप का होता है, यानी कि हम इसकी शेप का पता कर सकते हैं, लेकिन हम वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस की शेप को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो स्पिंडल शेप का इसका न्यूक्लियस होता है, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और एक इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब देखो टोटल कितना होता है, 100% होता है। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है 60% और एक होता है 40%, ठीक है। तो जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स सेट एट 2 सेल्ड स्टेज, यानी कि जब पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो 2 सेल स्टेज में ही वो आते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग 40% स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, माइटोसिस कर लेती हैं और डिवाइड हो जाती हैं, और जो उनका जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है मेल गैमेट्स में, ठीक है, जिसके वजह से वो शेड होती हैं 3 सेड स्टेज पे स्टिग्मा के ऊपर। देखो जैसे ये क्या है, पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये क्या है, देखो वैक्यूल्स है ये, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, आगे जाके एसिमेट्रिकल स्पिंडल है ये, ठीक है। और फिर आगे जाके हम पूरा इसका लास्ट स्टेज देखें तो ये जो बड़ा वाला है ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है, और जो छोटा वाला है वो है जनरेटिव सेल। तो देखो आगे जाके क्या होता है, 60% में क्या होती है, 2 सेल स्टेज होती है, जिसमें एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। लेकिन कुछ 40% लोग होते हैं जिनका जो ये जनरेटिव सेल है वो आगे जाके 2 मेल गैमेट में ये डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कि 3 सेल स्टेज जो है वो बन जाती है। अब देखो इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे कि पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बहुत फैसिनेटिंग होते हैं क्योंकि इसकी वॉल होती है। अब आगे भी देखो, अब जो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के, तो उनमें से कुछ क्या कर सकते हैं, सीवियर एलर्जीज़ भी कर सकते हैं, या फिर ब्रोंकियल अफेक्शन भी ये कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर क्या हो जाती है, इसकी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सब हो जाता है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास। अच्छा, अब ये एलर्जीज़ आई कहाँ से, ये कॉन्टामिनेट कहाँ से हुई, मतलब गलती से आ जाना, तो ये इम्पोर्टेड वीट हमने बाहर से मंगाए थे तो ये उनके साथ आ गई, तो इसलिए कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलन एलर्जी भी कॉज करते हैं।
तो अब हमने इतनी बुराई कर ली पोलन ग्रेन्स की कि भाई वो तो पोलन एलर्जी भी कॉज करते हैं, तो अब हम ताकि वो बुरा ना मान जाए तो कुछ तारीफ़ें भी कर देते हैं, ठीक है, इतने बुरे नहीं होते। क्या क्या करते हैं देखो, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिच होते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। और आजकल के इस रिसेंट ईयर्स में क्या हो गया है, ये एक फ़ैशन बन गया है कि हम लोग पोलन टैबलेट्स का यूज़ करेंगे एज़ फूड सप्लीमेंट्स, मतलब हम लोग जैसे दवाइयाँ खाते हैं तो ऐसे हम लोग पोलन टैबलेट्स भी खाएंगे जिससे कि हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे। और ये सबसे ज़्यादा किसमें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। तो आर लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, टैबलेट और सिरप्स की फॉर्म में मार्केट में ये सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो अवेलेबल है, जिसको लोग कंज्यूम करते हैं। किस लिए, कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, मतलब जो एक्सरसाइज वगैरह और जो दौड़ भाग करते हैं, ठीक है, एंड रेस हॉर्सेस, इनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आजकल लोग बहुत ज़्यादा ये खाने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये टैबलेट्स हैं, तुम लोग देख सकते हो, पोलन प्रोडक्ट्स। व्हेन वंस दे आर शेड, मतलब जब अगर एंथर डिहाइसेंस हुआ उसका, वो फटा और फिर उसके अंदर से क्या निकले, पोलन ग्रेन्स निकले, तो उसको ही हम बोलते हैं शेड। तो पोलन ग्रेन्स को कहाँ लैंड करना होता है, स्टिग्मा पे लैंड करना नेसेसरी ही होता है, क्योंकि वो अपने लूज़ कर सकते हैं वायबिलिटी को, मतलब ये नहीं कि भाई आज नहीं, आज स्टिग्मा के ऊपर जाने का मन नहीं है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, तो ये सब नहीं होता। उनकी वायबिलिटी वो लूज़ कर सकते हैं। वायबिलिटी क्या होता है कि इतने टाइम के अंदर ही वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं अगर स्टिग्मा तक पहुँचे। अब उन्होंने अपनी वायबिलिटी खोई और अब चाहे वो स्टिग्मा पे पहुंच भी जाए तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या लगता है पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कितनी होगी, तो हर पोलन ग्रेन पे डिपेंड करता है कि उसकी वायबिलिटी पीरियड कितना होगा, बिल्कुल वेरी करता है ये, ठीक है। और कुछ कुछ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कुछ सीरियल्स होती हैं जैसे कि राइस और व्हीट, तो इनकी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी पता है कितनी होती है, 30 मिनट्स की होती है सिर्फ, मतलब उनके पोलन ग्रेन्स को जल्दी स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, अदरवाइज 30 मिनट से ज़्यादा हुआ देन दे लूज़ देयर वायबिलिटी, ठीक है। और जैसे कुछ मेम्बर्स होते हैं जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, तो ये कुछ मेंबर्स होते हैं, तो इनकी जो वायबिलिटी होती है वो काफ़ी मंथली होती है। तो देखो अभी तुम लोगों ने सुना होगा जैसे स्टोरिंग सीमन या फिर स्पम्प्स, ठीक है, तो हम स्टोर करवा देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्टोर करते हैं, ठीक है, सीमन को, स्पम्प्स को, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए होता है, ठीक है, आर्टिफिशियली वो इंसेमिनेट कराते हैं स्पर्म को। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकें, ठीक है, तो येस इट इज़ पॉसिबल। अब हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे हमें लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये अपनी वायबिलिटी लूज़ कर देंगे एंड देन कोई काम इनका नहीं रहेगा। तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं जैसे कि पोलन बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो पोलन बैंक में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सीड बैंक्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जैसे सीड बैंक्स होते हैं ऐसे ही हम लोग पोलन बैंक्स भी बना सकते हैं। सो गाइस, हमने ये फर्स्ट टॉपिक पूरा देख लिया जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया है, जिसमें हमने पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, एंड स्टेमेन, इन तीनों के बारे में हमने लाइन बाय लाइन देख लिया है। और अगर तुम इस एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम में जाओगे तो 101% कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं छूटेगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।